चलिए जी, आगाज़ करते हैं, एख्तिताम करते हैं, एख्तिताम का आगाज़ करते हैं। आप लोग आइए पेज नंबर 965 पे, 965 पे आइए जी प्लीज़। हाँ जी, कौन सा लेक्चर नंबर है ये? 109। नहीं, वो सुबह वाला नंबर लिखा नहीं था मेरे ख्याल में। ये 108 है। चलें, ओके ओके जी, एक दो मिनट की बात सुन लें। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड के बारे में मुख्तसर सी बात हो गई थी, बाकी बात अभी कर लेते हैं। एंडोमेंट फंड असल में ये होता है कि अगर आपको कोई शख्स पैसे दे के ये कह दे कि आप इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके उससे जो इनकम आएगी आप उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ को फिर हम एंडोमेंट फंड का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने आपको 100 रुपये दिए हुए थे, तो आपके एंडोमेंट फंड में 100 रुपये आ रहे होंगे। अब आप इस 100 रुपये का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है इस 100 रुपये से कि आपको 20 रुपये की इनकम आ जाए, तो आप यहाँ पे 20 रुपये लिखेंगे और अपने फंड का बैलेंस बना देंगे 120। हाँ, अगर ये इस्तेमाल हो गए 20 तो फिर जारी बात है वो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे बकाया, लेकिन ये है कि आपका फंड ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद अगले साल ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 120, मजीद कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी 50 रुपये की, तो ये कैरी डाउन 170 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर किसी फंड पे कोई इस तरह की बात लगी हो कि आप इस फंड का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपने इस फंड का पैसा जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके आपने उसकी जो इनकम आएगी उसको इस्तेमाल करना है, तो बेसिकली दिस इज एंडोमेंट फंड। एक आपको मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बता देता हूँ। मैं जिस घर में रहता हूँ उसके बिल्कुल साथ वाले घर में ना एक अंकल और आंटी रहा करते थे, वो अकेले ही थे, उनकी औलाद कोई नहीं थी। 2005 या 6 में गालिबन उन आंटी की वफात हो गई और 2012 या 13 में उन अंकल की वफात हो गई। अच्छा, जब 13 में उनकी वफात हुई तब मैं ये सीए के आखिरी दिनों में ही था बिल्कुल, क्योंकि 14 में पास हुआ तो वही दिन थे, तो समझ थी मुझे चीज़ों की। खैर, अंकल जो थे वो जाते जाते ये ज़रूर बता गए थे कि एक मेरी वसीयत है जो कि मैंने फ़लाने बैंक लॉकर में रखी हुई है, तो जब मेरी वफात हो, ज़ाहिर बात है पीछे कौन है, कोई भी नहीं है, तो उस वसीयत को निकाल लिया जाए और उस वसीयत के अंदर जो है ना और उस चीज़ का जो उन्होंने बनाया हुआ था, एक ट्रस्टी उन्होंने बना दिया हुआ था अपनी ज़िंदगी में, और उसके अंदर वो एक उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी ऐड किया हुआ था। 4 लोग थे जिसमें से एक मेरे वालिद साहब थे, तो 4 लोगों को उन्होंने ऐड किया हुआ था कि जी ये 4 लोग इकट्ठे जाके वो बैंक से लॉकर खुलवाएंगे, इनको मैं ऑथराइज़ करता हूँ, और वो सारा कुछ उन्होंने बनाया हुआ था। खैर, जब उस वसीयत को निकाला गया तो उस पर जो घर के बारे में बात लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि ये घर कभी भी सेल नहीं हो सकता, इस घर को कोई नहीं बेच सकता, ये अंकल ने क्लियर लिख दिया। लेकिन साथ उन्होंने ये लिख दिया कि इस घर को मैं डोनेट करता हूं फलाने इदारे को, इदारे का नाम लिखा हुआ था, वो इस घर को किराए पे देंगे और किराए से जो इनकम आएगी उससे वो क्या करेंगे, वो अपने मामलात चलाएंगे। तो अब जब मैंने FAR 1 पढ़ी तो मुझे पता लगा हो ये तो एंडोमेंट फंड था, ये तो एंडोमेंट फंड था कि उन्होंने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये घर एक इन्वेस्टमेंट ही है ना, आप इसको नहीं बेच सकते, इसका पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ इसको इन्वेस्ट करो, इसको रेंट पे दो, जो रेंट आएगा वो रेंट आप जो है वो इस्तेमाल करो। तो ये एक प्रैक्टिकल एंडोमेंट फंड की मिसाल होगी मेरे सामने। इसी को देखते हुए सवाल नंबर 10 है जी, पेज नंबर 965 पे। इसके अंदर आपके सारे मामलात, सारे मसले जो है ना जिंदगी के, वो हल हो जाएंगे। पेज नंबर 965। 1965 में भी कुछ हुआ था, लेकिन ये 1900 नहीं है, ये खाली 965 है। The following information relates to Professional Sports Club, a non-for-profit organization. ट्रायल बैलेंस एज एट 30 जून 2004। ये सवाल नंबर है 10, क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 10 है, पेज नंबर 965। पहुंच गए सब लोग? ओके, आपके सामने ट्रायल बैलेंस है जी। जर्नल फंड उसने दे दिया, क्रेडिट बैलेंस 1147, और याद रखिएगा कि ये ओपनिंग बैलेंस है। फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, ओपनिंग बैलेंस। फंड फॉर फ्रेंचाइज, ये भी ओपनिंग बैलेंस। सर, हमने सुबह ये बात लिख ली थी कि कुछ फंड अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं,
कुछ एंडोमेंट होते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये तीनों तरह के फंड्स कहां पर जाते हैं? ये जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट में। अभी मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट भी बनाऊंगा, ओके। और जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं वो लायबिलिटीज में जाते हैं। तो मेरे सामने अभी 4 फंड्स हैं, मैं अभी भी कुछ भी दावे से नहीं कह सकता कि ये एक्सटर्नली है, इंटरनली है, एंडोमेंट है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, क्या है। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगी। लॉन्ग टर्म एसेट्स आ गए, नेट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, फी फॉर सर्विसेज, फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स। और मेरे भाई याद है कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स कल पढ़ा था हमने, उसमें यह पढ़ा था ना कि अगर आप खुद प्रिंसिपली इन्वॉल्व हैं तो आप क्या करेंगे, आप नेट ऑफ कर देंगे चीजों को, एक्सपेंस और इनकम को, और अगर आप प्रिंसिपली इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपकी इनकम जो मिलेगी वो अलग होगी। तो सर इसमें ब्रैकेट में नेट प्रोसीड्स लिखा हुआ है, तो इससे मुझे यह बात समझ आ रही है कि ये प्रिंसिपली खुद इन्वॉल्व होंगे इन फंड रेजिंग में। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई मेरे पास, पता नहीं है सारी इनकम में जानी है कि नहीं जानी, हो सकता है कोई फंड्स में जानी हो। गवर्नमेंट वो तेरी है, गवर्नमेंट फंडिंग भी आ गई आज, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, सैलरीज आ गई, रेंट एंड यूटिलिटीज आ गया, अदर एक्सपेंसेस आ गए। तो ये तमाम चीजें हमारे पास आ गई, जो कि अब हमें पता है कि कौन सी चीज कहां पे जानी है। इजाफी मालूमात, फंड फॉर सब करना क्या है ये तो देख ले। प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स क्या होता है? सर इट्स जस्ट लाइक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, बस वही चीज है। तो आज उसको बना के देख भी लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। ले जी, सबसे पहले कहते हैं जी फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, ये बात हो रही है सबसे 50 वाले की। हैज स्टिपुलेशंस इम्पोज्ड, स्टिपुलेशंस कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस को, has stipulations imposed that require resources contributed to be maintained permanently, the above contribution received, यानी ये जो 494 की कंट्रीब्यूशन आई है इसके अंदर इंक्लूड है 15 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू SYT टू बी मेंटेन परमानेंटली। इसका मतलब है उस कंट्रीब्यूशन में से 15 निकल के इधर ऐड हो जाएगा। The investment income of 144 million includes 6 million that is externally restricted to be added to the principal amount of resources for SYT to be maintained permanently। ले जी, वो कहता है कि 144 की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, उसमें से 6 मिलियन उस इन्वेस्टमेंट का है जो कि मैंने इस फंड को कहीं पे किया था और पैसे कमाए थे, और वो कहता है कि आपने इसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करना है। सर देखें, क्या प्रिंसिपल अमाउंट मेरी 100 थी, उस प्रिंसिपल में मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड की थी। सर मुझे तो ये एंडोमेंट फंड लग रहा है, मुझे तो ये एंडोमेंट फंड लग रहा है, ओके। तो वो कहता है कि देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। वो कहता है कि आपने फंड को मेंटेन्ड परमानेंटली, आपने प्रिंसिपल अमाउंट को परमानेंटली मेंटेन करके रखना है, उसको नहीं छेड़ना, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो इस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होती जाएगी। तो सर ये एंडोमेंट फंड है। तो ये पहला फंड जो SYT आ गया हमारे पास, ये एंडोमेंट फंड है। एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ SYT, PSC इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम जर्नल फंड टू SYT फंड एनुअली। हर साल जर्नल साहब से 5 मिलियन लेके तो आपने इस फंड में ऐड कर देने, वहां से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे सुबह वाले सवाल में किया था। सुबह जरा देसी तरीके से किया था, जरा ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो पहला फंड साबित हुआ एंडोमेंट फंड है, और ये कहां पर आएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट में आएगा, ये बात साबित हो गई। आगे चलिए, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन इंपोज्ड एक्सटर्नली। ओ मैन, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन क्या मतलब है इसका? एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन को क्या बनाते हैं? लायबिलिटी। That it shall be used exclusively for building a gymnasium and training center in Nawabpur town. The contribution received includes, ले जी, जो 494 की contribution आई है उसमें से 14 मिलियन इसके लिए है, वहां से निकाल के यहाँ ऐड कर देंगे। To acquire freehold land for the center, however no land has been acquired yet, अभी तक हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं की। तो ठीक है, हम वहां से 14 मिलियन निकाल के यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। लेकिन ये जाएगा किधर? लायबिलिटी में। लास्ट ईयर the trustees of PSC imposed stipulations to create a fund for acquiring a franchise in a popular league। सर ये बात कर रहा है फंड फॉर फ्रेंचाइज की, जिसमें 3 मिलियन। तूने फूलों का कारोबार शुरू कर दी, तू क्लास छोड़ गया, तू इस चक्करों में पड़ गया। बैठ जा मेरा भाई जल्दी, किधर है हम? ओके सर, ये बात हो रही है फंड फॉर फ्रेंचाइज की, फंड फॉर फ्रेंचाइज की, जो कि 3 मिलियन का है, ओके। तो ये जो 3 मिलियन का फंड फॉर फ्रेंचाइज है, इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन हाउस लगी हैं, इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। सर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लगाई है ना, तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में क्या असूल है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट में लेके जाएंगे इनको। वो समझ आ रही है कि नहीं? यार शक्ल ऐसे बनाइए, पता नहीं क्या है। एंड अप्रूव्ड ₹3, शक्ल नहीं चेंज हुई आपकी।
एंड अप्रूव, खत्म हो गया सेशन। एंड अप्रूव ₹3 मिलियन टू बी ट्रांसफर्ड दिस ईयर एज वेल, और इस साल भी 3 मिलियन आपने मजीद ट्रांसफर करना है जनरल साहब से। The contribution received also include ₹8 million to repay the loan that was obtained to pay expenses incurred during the year। हाँ जी, जो कंट्रीब्यूशन हमें मिली है उसके अंदर 8 मिलियन उन खर्चों का भी शामिल है जो कि मुझे इसलिए मिले थे कि मैं ऐसा कर्जा उससे पे कर दूं जो मैंने हासिल किया था इस साल के खर्चों के लिए। इस साल के खर्चों के लिए मैंने कर्जा हासिल किया 8 मिलियन, ओके, और मैंने उससे खर्चे पे कर दिए, लेकिन कर्जा तो खड़ा रहा ना। मुझे किसी ने 8 मिलियन देके कहा ये कर्जा उतार दो, क्या करना है इसका? पढ़ लिया था कल ये भी सर। इनकम सर इसी साल की बात हो रही है, इसी साल के खर्चों के लिए कर्जा लिया था और उस कर्जे को पे करने के लिए पैसे मिल गए, तो सर चूंकि खर्चे इसी साल के थे तो इनकम भी इसी साल में आ जाएगी, बात खत्म। फ्यूचर होती तो डेफर करके लायबिलिटी बना देता मैं इसको। The government funding was received to support PSC general operations for 5 years starting from 1 जनवरी 2004। सर 5 साल के लिए गवर्नमेंट फंडिंग मिली है सर। कितनी है? 150 की। तो सर सारी की सारी इनकम बनेगी? नहीं सर, जितना टाइम इस साल से रिलेट करता है उतनी इनकम, बाकी लायबिलिटी। ओके, फ्यूचर एक्सपेंसेस है ना, तो 5 साल पे इसको अमोर्टाइज करेंगे। लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ ₹20 मिलियन। ले जी, ये जो लॉन्ग टर्म एसेट जिसने बताए हुए ना नेट करके 428 के, इसके अंदर 20 मिलियन जमीन है, इसका मतलब है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। एंड कलेक्शंस ऑफ ₹8 मिलियन दी, अच्छा ये कलेक्शन मिली 8 मिलियन की, कलेक्शंस क्या है जी? These collections represent items of such historic value that is worth preserving perpetually, and PSC is committed to protect and preserve them as part of its organization policy। फिरौन के कुछ किताबें हमारे हाथ लग गई, वो ऐसी होगी ना, कुछ नमरूद की कुछ चीजें हमारे हाथ लग गई, तो हिस्टोरिक वैल्यू। सर क्या ऐसी चीजें डेप्रिशिएट होती हैं? ऐसी चीजें डेप्रिशिएट नहीं होती, ये बात ज़हन में रखिएगा, ऐसी चीजें डेप्रिशिएट नहीं करते हम। ये कौन सी वीर एंड टीयर है? वो वीर एंड टीयर की वजह से तो इतनी इंपॉर्टेंट बनी हुई है। अगर फिरौन के दौर की चीज को डेप्रिशिएट करना शुरू करें, वो तो फुली क्या एक्सट्रीम फुली डेप्रिशिएटेड हो चुका होगा। तो इसका मतलब है फिरौन की चीजें 8 मिलियन की हमारे पास हैं, हम इनको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपना एसेट ही बना के रखेंगे, तो डेप्रिसिएशन से 20 मिलियन की जमीन भी निकल जाएगी और 8 मिलियन के ये फिरौन की चीजें भी निकल जाएंगी। ओके, लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस, ऑल द अमोर्टाइजेशन इज एलोकेटेड टू जनरल। सर खत्म हो गया सवाल, सब खत्म हो गया, सबने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है, और मुझे पता है आप दिल में क्या कह रहे हैं। ले जी, आज हमारे सामने एक नई चीज और भी है, और वो क्या है? दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ओके, चलिए जी आगाज करते हैं। क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 10 है। ओ गुफ्तगू से परहेज कर, उमर इंसान बन। सवाल का नाम बताइए क्या है? पश्तो कौन लोग हैं यार? पश्तो स्पोर्ट्स क्लब, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। बिरयानी तो नहीं खाया? वो बिरयानी ना खाया करो, उससे दिमाग बंद हो जाता। तो यार गरीब आदमी को बस छुरी फेरते जाओ। वो यार दुआ जो है ना वो देख के किया करो। साल कौन सा है? तुम सब ना इंसान बन जाओ। सर पूरे सेशन में नहीं बने आप लास्ट है। कोई नहीं, मार्च आ रही है, सारे इंसान बन जाएंगे। जी मेरे भाई, कोई बात नहीं, आ गया फरवरी, फिर मार्च भी आ जाएगा। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कह रहा तू शरीफ आदमी, मैं तुझे क्या कहूँ? ये कौन बोला है? और तू चुप ही रहा, तू ना बोली। तू बिरयानी वाला है ना? अच्छा, फोकस किसी का बोर्ड के ऊपर नहीं है कि यार क्या कुछ हो रहा है, कोई सवाल हो रहा है, हम कुछ पढ़ रहे हैं, अपनी टेंशन सबको पड़ी हुई है। मसला यही ना, बिरयानी जाती दिमाग में है, यही तो मसले हैं आप लोगों के। काश बिरयानी पेट में जाती है, जाती दिमाग में।
सही बात है, तजर्बे से ही बोल रहा हूं, तो इसी तजर्बे से फायदा उठाएं। बैठ के टिकटॉक देख रहा है अजीब आदमी, इधर सवाल हो रहा है, टेंशन पड़ी हुई है, उधर टिकटॉक देख रहा है बैठ के। तो सब रह जाना यही, सब व्हाट्सएप, सब टिकटॉक इधर ही रह जाने हैं, सब सीए इधर रह जाने हैं। सही बात है, पैसे भी इधर रह जाने हैं, पिज्जे भी इधर, सब कुछ इधर रह जाना है मेरे भाई, सब ने इधर रह जाना है। चले जी आगाज करते हैं। हमने ये फैसला कर लिया था कि जनरल फंड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, सपोर्टिंग द यंग टैलेंट फंड जो है ये है एंडोमेंट फंड, जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर ये क्या है मेरे भाई, ये इस एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ये जाएगा लाइबिलिटीज में, और फ्रेंचाइज इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो मेरे ख्याल में जो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाई है, इसमें जनरल फंड की जगह है, इसमें सपोर्टिंग द यंग टैलेंट की जगह है, और इसमें फ्रेंचाइज की जगह है। सबसे पहले आ गया जी जनरल फंड, उसके बाद है जी सपोर्टिंग द यंग टैलेंट फंड SYT, और तीसरा है जी फंड फॉर फ्रेंचाइज और टोटल। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की तरह हम एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाते हैं जी यहां पर। ओके, और अब आप इनके ओपनिंग बैलेंसेस लेंगे जी। ब्रॉड डाउन कितना है जनरल फंड का, 1147। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट 50, ये भी इसके अंदर आ रहा है 50। देन वी हैव 115 जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग, सर इसकी वर्किंग बन जाएगी, वर्किंग वन फंड फॉर जिम्नेजियम, क्योंकि ये लाइबिलिटीज वाला है, इसकी जगह यहां पर नहीं है। कितना ब्रॉड डाउन है मेरे भाई, 115। उसके बाद है जी फंड फॉर फ्रेंचाइज 3 इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड। तो सर अब जरा बात को समझ लीजिए, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोमेंट फंड्स और इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आते हैं। ओके, और जो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड है वो लाइबिलिटीज में आता है, उसका अलग लेजर बन जाएगा, इसका कैरी डाउन लाइबिलिटीज में लिख देंगे जाके, ठीक है, जैसे सुबह किया था। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है जी एसेट्स 428, चूंकि इस पे हमने डेप्रिसिएशन करनी है, डेप्रिसिएशन माइनस हुई है मेरे भाई, हाँ भाई शहजादे, शौकत, बशीर, अब्दुल्ला, जुबैर, क्या नाम है, जुबैर, भूल गया वो, जरा ऐसे प्रोसेसिंग टाइम लगता है ना, प्रोसेसर स्लो है। हाँ जी सर, इस पे डेप्रिसिएशन माइनस हुई है क्या नहीं, अगर माइनस हुई होती तो हमें ट्रायल बैलेंस में नजर आ जाती, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, और उसने खुद ही बता दिया कि नेट यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो गए, बुक वैल्यू पे बढ़े हुए। तो इसका मतलब है कि हमारा एसेट अकाउंट आज बुक वैल्यू पे बनेगा, और हम इसको ब्रॉड डाउन लिखेंगे, ये साल के शुरू की बुक वैल्यू है, लॉन्ग टर्म एसेट्स नेट। अब इसमें फरौन की चीजें भी आएंगी। किसी का चक्कर लगा कभी मिस्र, मिस्र फिरौन मिस्र में ही है ना, नहीं लगा कभी चक्कर, अच्छा मैं भी नहीं गया कभी, लेकिन मेरी ख्वाहिश बड़ी है, चक्कर आए बड़े, वो जो तुमने लोगों को दिया ना वो वापस आए हैं। सॉरी क्या हुआ, जो 3 फंड्स लिखे हैं वो किस बेस पे लिखे हैं? सर मैंने सुबह फ्लोचार्ट बनाया था एक, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोमेंट फंड, नहीं ये बात पूरी होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोमेंट फंड और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट में आते हैं। और तू अपने तेरे मसले खत्म नहीं हो रहे, तू इधर ध्यान दे, अपने चक्रों में पड़ा हुआ है। और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड लायबिलिटीज में आएगा, बात समझ आ गई, वो सब अच्छा है, वो ठीक है, ओके। ले जी अब कहां पे थे हम, एसेट्स हो गए। इन्वेस्टमेंट्स का क्या कर रहे हैं जी, 1204 इन्वेस्टमेंट्स हमारी नॉन करंट एसेट्स में आएंगी, यहां पे हम लिखेंगे जी फंड्स, इनका टोटल उठा के यहां पे तीनों का लिख देंगे, और इधर आ जाएंगे जी लायबिलिटीज, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ आ जाएंगी और कुछ करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। फिर आ जाएंगे जी एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ गई जी इन्वेस्टमेंट, सवाल खामोश हो तो इन्वेस्टमेंट्स को नॉन करंट का दर्जा दे देना है, इंटरनल कॉलम, इनर कॉलम में लिखे। वैसे तो हमें कहीं पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स है 1204 की, इनर कॉलम में लिख दें, हमने सवाल पूरा पढ़ ही लिया है, एंड पे जाके इसको क्लोज करेंगे। फिर है जी शॉर्ट टर्म बैंक लोन 17, क्या ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म, मेमोरी लॉस नहीं, शॉर्ट टर्म बैंक लोन 17,
आपकी तो माशाल्लाह लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है ना, लंबे अरसे तक चीजें याद ही नहीं रहती आपको। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस कुछ नहीं होता। अच्छा शॉर्ट टर्म कुछ कितने मिनट, 15 मिनट, 11 मिनट। अच्छा शॉर्ट टर्म 15 मिनट के बाद बंदा भूल जाता है, क्या भूल, सारा भूल जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है। तो इंसान बनो गजनी, चीफ लोग हैं यार, मतलब क्या लोग हैं, ये नहीं याद वो याद है। सुबह भाई को मैंने बताया था ये फंड ऐसे हैं, वो भाई को नहीं याद, भाई को गजनी याद है। कमाल है यार, तो उसको भी कोई याद कराता है तो याद आता है। ऐसे ही है ना, हमने भी कराया तो आया। चले आगे चले यार, सब फजूल बातें ना करें, इधर आए। प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, सर वैसे तो प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस का लेजर होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि सवाल के अंदर कोई भी ऐसी डिटेल है ही नहीं जिसको मैं यहां पे शामिल करूं। तो सर प्रीपेड को करंट एसेट बना ले, एक्रूड को लायबिलिटी बना ले, क्योंकि लेजर बनाने का फायदा ही कोई नहीं है, एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है। एडजस्टमेंट ना ओपनिंग का पता है, ना ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रीपेड है, ना कोई एडवांस है, ना कोई एक्रूड है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें, प्रीपेड को लिखें करंट एसेट के अंदर। जगह आज थोड़ी पड़ जानी है भाई, कितने है जी, और एक्रूड आ जाएंगे इधर 11। उसके बाद है जी कैश एट बैंक 43 का करंट एसेट्स, कितना है जी कैश एट बैंक 43। आगे चलते हैं जी। फी फॉर सर्विसेज 340 जी, क्या करना है इसका, ये सर इनकम है हमारी, इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, इनकम्स फी फॉर सर्विसेज, फी फॉर सर्विसेज कितनी अमाउंट है मेरे भाई 340, इनर कॉलम में लिखें, एडजस्टमेंट आएगी तो कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज इसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड्स 15, इनकम फंड रेजिंग कितनी है जी 15, इनर कॉलम। तेरा ध्यान ना उधर ही है। कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकम है ये, लेकिन इसके अंदर हमने देख लिया था कि कुछ फंड्स की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो यहां पर नहीं आनी चाहिए, इनको इनर कॉलम में लिखते हैं, जब वो एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तो माइनस करके उन रेस्पेक्टिव हेड्स में ले जाएंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस 494, उसके बाद है जी गवर्नमेंट फंडिंग 150, इनर कॉलम, इस पे भी एडजस्टमेंट है भाई, गवर्नमेंट फंडिंग, इस पे भी एडजस्टमेंट होनी है भाई। अभी सिर्फ इसको इनर कॉलम में लिखा है, इसकी एडजस्टमेंट आ रही है आगे। इन्वेस्टमेंट इनकम 144, ये भी इनकम है, इसको भी इनर कॉलम में लिखे। जी जी बिल्कुल, इनर कॉलम में उन्हीं चीजों को लिखेंगे, बल्कि सबको ही लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट आ गई तो कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज क्लोज कर देंगे। सैलरीज 403, एक्सपेंसेस नेक्स्ट एक्सपेंस बताइए क्या है, सॉरी रेंट, रेंट एंड यूटिलिटीज कितना है भाई 354, और नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस ये कितने हैं जी 46। लें जी सब कुछ हमारा इनर कॉलम में आ गया, अब जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो इनमें करते जाएंगे। आइए जी इजाफी मालूमात पे, लेट्स गेट बैक टू इजाफी मालूमात। चलिए जी, फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट हैज स्टिपुलेशंस इम्पोज्ड दैट एक्वायर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 15 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू SYT टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। ले जी ये जो 15 मिलियन की कंट्रीब्यूशन है ये हमें मिली है कौन से फंड के लिए, SYT फंड के लिए। तो अब ये जो SYT फंड है 15 मिलियन का, इसका क्या करना है मेरे भाई, क्या ये हमारी कंट्रीब्यूशन से निकल जाएगा
और कंट्रीब्यूशन से निकल के क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट एसवाईटी में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल यही काम करना है। तो सर ये 15 मिलियन यहां से निकल गया और यहां पे आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशंस टू एसवाईटी फंड और आप अपने एसवाईटी फंड का बैलेंस 15 से बढ़ा देंगे। ठीक है, फंड में आपकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, सब अच्छा है। आगे चलिए, उसके बाद वो कहता है जी द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹144 मिलियन इंक्लूड्स, किधर है? हमने वहां पे लिखी है 144 ऊपर लिखी हुई है इनकम, बिल्कुल लिखी हुई है। इस 144 में इंक्लूड 6 मिलियन दैट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर एसवाईटी टू बी मेंटेन परमानेंटली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 6 मिलियन का क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इनकम से निकाले। क्यों निकाला? और मुझे क्यों निकाला? और तुम्हें तो लाना था। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ओके, सब अच्छा है। मोटर चल रही है कि नहीं? मोटर बंद हो गई है? बंद होगी, बिरयानी खाओगे तो बंद ही होगी। आगे चलें। नहीं, मैं बिरयानी तो कभी नहीं खिलाऊंगा मैं। नहीं, पिज्जा खा लेना, बिरयानी तो कभी नहीं। ओ यार, कितना खा लोगे? कितना खा लोगे? नहीं, एक खा लोगे, सारे एक एक खा लोगे मैक्सिमम। लार्ज खा लोगे कि स्मॉल खा लोगे? चलो लार्ज खा लोगे सारे एक एक। कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? कितने बैठे हुए इधर? 25 हैं, 30 हैं ये लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के बाद 22 लोग बैठे हैं। 22 पिज्जे खा लोगे? कितने का एक आता है? 3000। कितने? मैंने कैश नहीं देना, ये मैं बता दूं। कितने का एक आता है लार्ज? 44,000। यार छोटा आदमी, छोटी बात। अच्छा, अस्तगफुरुल्लाह। और यार क्या बात कर रहे हैं यार, गरीब आदमी हूं मैं, रहम करें मेरे पे यार। इतने अमाउंट 44,000 मैं आपको लगता हूँ कहीं से? टूटा हुआ फोन है मेरे पास, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा चलें, आइए वापस सवाल पे आइए। चलिए जी, उसके बाद क्या करना है जी हमने? देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एसवाईटी। पीएससी इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम जर्नल फंड टू एसवाईटी फंड। ले जी, ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल फंड, ये 5 यहां से निकले और 5 यहां पे आ गए। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है अब आपको? इसका क्लोजिंग जाके सीधा हम उधर बैलेंस शीट में लिख देंगे। ओके, और ये सिर्फ स्टेटमेंट इन नेट इक्विटी की तरह है। वहां पे बस ऑर्फन कारियां होती हैं, राइट शेयर, बोनस शेयर, यहां पे वो चीजें नहीं होंगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाते हैं, सवालों में हो जाते हैं। उसके बाद आ गया जी, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन इम्पोज्ड एक्सटर्नली दैट इट शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डिंग अ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर इन नवाबपुर टाउन। द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड contributions of ₹14 million to acquire freehold land for the center. However, no land has been acquired yet. ले जी, contributions के अंदर 14 इसका शामिल है। आप इस 14 को यहां से निकालें और इसको यहां पे लाकर ऐड करें 14। ठीक है भाई, contributions 14 होगी एडजस्टमेंट। आगे चलें। लास्ट ईयर द ट्रस्टीज ऑफ PSC imposed stipulations to create a fund for acquiring a franchise in a popular league and approved ₹3 million to be transferred this year as well. ले जी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल फंड दोबारा से आ गया। कितना? 3 मिलियन निकलेगा यहां से और फंड फॉर फ्रेंचाइज में आ जाएगा। PSL में टीम खरीदेंगे जी हम। हाँ, ये सोचा होगा ना इन्होंने। पॉइंट नंबर 4, the contribution received also include ₹8 million to repay the loan that was obtained to pay expenses incurred during the year. तो सर आपने जो साल के दौरान एक्सपेंसेस करने थे उसके लिए आपने कर्जा लिया, उस कर्जे को पे करने के लिए कंट्रीब्यूशन मिल गई। तो सर चूंकि खर्चे इसी साल हो गए तो इनकम भी इसी साल हो गई। बात समझ आती है? अगर खर्चे फ्यूचर में होते तो मैं इस 8 मिलियन को कंट्रीब्यूशन से निकाल के अपनी लायबिलिटी बना लेता। बात समझ आ रही है? तो एंट्री हो जाती कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन पेबल या जो भी एक्सपेंसेस पेबल है क्रेडिट कर देते हैं। अब चूंकि इसी साल एक्सपेंस है,
ठीक पड़े हुए अंदर, पड़े रहने दे, क्या ख्याल है? वो बोले वो समझ आ रही है कि नहीं? क्या हुआ? तो सर वहीं से ट्रांसफर होंगे ना, हमेशा ट्रांसफर वहीं से होंगे। जो आपका सरप्लस होता है ना, सरप्लस जाता है जनरल फंड में, वहीं से ट्रांसफर होते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ओके, तो इसका 8 मिलियन का कुछ नहीं करना भाई, सब्सक्रिप्शन में पड़ा हुआ है, कंट्रीब्यूशन में पड़ा हुआ है, सॉरी, तो कंट्रीब्यूशन में पड़ा रहने दे। आगे चलिए। द गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशंस फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी। ले जी सर, 5 साल हैं और जनवरी से शुरू हो रहे हैं। सर इस साल कितना वक्त बन रहा है मेरे भाई? 6 महीने। तो सर जरा गौर कीजिएगा, ये जो गवर्नमेंट फंडिंग 150 की है ना, इसको करेंगे 5 पे डिवाइड, और चूंकि इस साल 6 महीने बन रहे हैं तो इसको 6 महीने आप ऐसे बनाएंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? कितनी अमाउंट बनती है? इसका मतलब है कि 15 गवर्नमेंट फंडिंग का इनकम में चला गया। फिर गवर्नमेंट फंडिंग कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी आएगी। वो बोले 5 साल है ना, और फिर करंट पोर्शन इसका इधर आएगा, जैसे सुबह किया था। गवर्नमेंट फंडिंग में हम लायबिलिटी में भी लिखेंगे सर इसलिए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि अगले 5 साल के जब खर्चे हमने करने हैं तो खर्चे जैसे जैसे होंगे फंडिंग वैसे वैसे इस्तेमाल होगी। अगर हमने ये खर्चे वैसे ना किए तो फंडिंग गवर्नमेंट को पेबल हो जाएगी। याद है कि नहीं? वो गवर्नमेंट जो हमने बात पढ़ी थी वो है। तो सर अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब क्या करना पड़ेगा हमें? करंट पोर्शन कितना है जी? जरा गौर करें प्लीज। 150 को डिवाइडेड बाय 5 करना है, कितना बनता है? अगले साल मैं क्या करूंगा? 30 जो है मैं एमोटाइज करूंगा। ओके, टोटल गवर्नमेंट फंडिंग थी 150 की, ऐसे ही है। 150 में से 15 तो चला गया इसी साल, पीछे रह गया 135। 135 में से 30 ने अगले साल हो जाना है, तो बकाया रह गया कितना? तो 150 में से 15 इस साल चला गया और 30 ने अगले साल जाना है, तो 105 इज द लॉन्ग टर्म। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है। लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ 20 मिलियन एंड कलेक्शंस ऑफ रुपीज 8 मिलियन। दीज कलेक्शंस रिप्रेजेंट आइटम्स ऑफ सच हिस्टोरिक वैल्यू दैट इज वर्थ प्रिजर्विंग परपेचुअली। सर इनको यहां से निकालना जरूरी नहीं है, इसकी डेप्रिसिएशन देखें, पढ़ा रहने दें इसके अंदर ही, लेकिन डेप्रिसिएशन देखें। 20 मिलियन आपने निकाल दिया लैंड का जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं होती, ऐसे ही है, और 8 मिलियन फिरौन की चीजें, इन पे भी डेप्रिसिएशन नहीं होती। और डेप्रिसिएशन रेट कितना है जी? 20%। फरमाइए जी। 80। और कैरी डाउन कितना आ गया? 348। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 80 का आप इधर लिखें। वर्किंग कौन सी है जी? 2 80। और नॉन करंट एसेट्स में आप लिखेंगे क्या? नेट एसेट्स नहीं, क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म एसेट्स, सॉरी, लॉन्ग टर्म एसेट्स वर्किंग 2 348। बात समझ आ गई? सब अच्छा है? ओके मैन। आगे चलिए। महल में खत्म हो गया सवाल? खत्म हो गया? सारी चीजें हो गई? वो बोले सारी चीजें हो गई, कोई रह तो नहीं गया? वो कोई रह तो नहीं गया? ले जी, फी फॉर सर्विसेज 340, फंड रेजिंग 15, कंट्रीब्यूशन बताएं जी। 465 सॉरी, ये हो गया। इन्वेस्टमेंट इनकम 138, एक्सपेंस में सैलरी एज इट इज आ गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं। एक्सपेंस में तो बल्कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है शायद। 354, अदर एक्सपेंस 46। जी बताइए भाई, सरप्लस है या डेफिसिट है? 90 का सरप्लस। चेक कर लें जी एक दफा, ये ठीक आंसर है। 90 का सरप्लस चेक कर लें प्लीज, चेक कर लें भाई। ओके है, ठीक है जी। सरप्लस वैसे सबसे ऊपर लिखना चाहिए, चलें खैर है, कोई बात नहीं, इधर लिख दो 90। ओके, सब अच्छा है। चले जी, अब आप स्टेटमेंट
ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स का टोटल कर दीजिए मुझे। ये टोटल मैं कर देता हूँ 6, ये भी मैं कर देता हूँ 65 और 11 76। ये टोटल करने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह लिख देंगे। ये टोटल कर 1229। चलें जी, अब आ जाए इधर, जर्नल फंड आ गया हमारे पास 1229। उसके बाद आ गया जी SYT फंड, कितना जी 76। और उसके बाद आ गया जी फंड फॉर फ्रेंचाइज, ये हमारे पास आ गया जी 6 का। ठीक है जी, पूरा हो गया। गवर्नमेंट फंडिंग भी आ गई, इसको क्लोज नहीं किया हमने मेरे भाई। फंड फॉर जिम्नेजियम को बताइए 129, ये लाइबिलिटीज में आएगा भाई क्योंकि एक्सटर्नली रिलेटेड है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, सॉरी। फंड फॉर जिम्नेजियम वर्किंग 1 129, ठीक है मेरे भाई। और शॉर्ट टर्म लोन आ गया 17 एज इट इज, और एक्रूड एक्सपेंसेस 11 आ गए एज इट इज। कोई रह तो नहीं गया? और कोई रह तो नहीं गया? टोटल करें जी इसका, फंड और लाइबिलिटीज का टोटल करें। $160. 1603, इन्वेस्टमेंट्स 1204, 348 ये हो गया, 8 के प्रीपेड एक्सपेंसेस और 43 का कैश एंड बैंक। देखिए मैच होता है कि नहीं? मैच हो गया। 1603 ले जी, सवाल खत्म हुआ। सबने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है। ठीक है जी, ओके। अब जरा 2-3 बातें सुन लीजिएगा। आज है मोरखा 31 जनवरी। आज इंशाल्लाह मेरे पास कुछ वक्त है। आज मैंने वैसे कॉस्ट का भी बनाना है, कोशिश करता हूँ कि FR1 का भी बना लूँ, वरना आज नहीं तो कल लाजमी मैं इसका जो हर टॉपिक के जो सवालात हैं ना, जो अच्छे सवालात हैं, उसकी मैं एक लिस्ट बना लूँगा। आज नहीं तो कल आपको लाजमी मिल जाएगी, क्योंकि आज वो कॉस्ट का भी मैंने बनाना है, उनके साथ कमिटमेंट है, आपके साथ भी हो जाएगी। तो थर्सडे को यानी कल आपको मैं, ग्रुप्स तो हमारे बने हुए, FR1 का ग्रुप बना हुआ इधर, मैं हूँ उसमें ऐड, उसमें मुझे ऐड कर दीजिएगा। जो भी है एडमिन, मैं नंबर अभी दे देता हूँ आप लोगों को, ऐड कर दीजिएगा। तो उसके अंदर आपको ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि सैटरडे को इंशाल्लाह मेरा इरादा ज़रूर है, और बल्कि कंफर्म ही है इंशाल्लाह, कि जो हम क्लास में वर्बली रिवीजन करते थे ना आधा घंटा लगा के, वो पूरे कोर्स की एक रिवीजन जो है ना मैं क्लास में करूँगा एक। और वो कोई घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा, मुझे पता है, उम्मीद है। तो वो मैं अपने सामने सारे पॉइंट लिस्ट डाउन करके ना, हर चैप्टर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले लिख लूंगा पेज पर, ताकि मैं क्लास में भूल ना जाऊं। तो वो क्लास में आके ना मैं वर्बली आपके सामने दोहरा रहा हूँ। वो एक पूरी क्लास आपके पास ना एक सवा घंटे की, 1.5 घंटे की आएगी। उस पर शायद बोर्ड पे मैं कुछ ना लिख रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो एक आपके वर्बली बोल रहा हूँ। हाँ, जो कागज में बनाऊंगा ना कॉन्सेप्ट का, वो कागज में आपके साथ शेयर करूंगा जरूर, ताकि वो आपको भी पता लग जाए कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, रिवीजन में काम आ जाता है। ये 2 चीजें तो आपको लाजमी मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ सवालात मेरे जहन में हैं जो कि मुझे करा देने चाहिए फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ अच्छे सवालात होंगे और उन्हीं में से होंगे जो मैंने आपको रेफर किए होंगे। उसकी वीडियोस इंशाल्लाह वो भी आपके पास तोहफे ना 1-2 दफा आएंगे ऑनलाइन ही। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को ना ज़रा थोड़ा बहुत वक्त निकाल के तो देख लीजिएगा, स्पेशली रिवीजन वाली क्लास को, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो रहे होंगे। हम फार्मूला का जिक्र कर रहे होंगे, हम ट्रीटमेंट्स देख रहे होंगे, जैसे हम करते थे कि भाई अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है तो हम ये करते हैं, साल के आखिर में हो रही है तो ये करते हैं। इस तरह की बातें वो हो रही होंगी। तो वो 1-1.5 घंटे की क्लास ना हफ्ते को मेरी इंशाल्लाह पूरा प्लान है, मैं करा दूंगा। तो एक दफ़ा मैं वो सारे कॉन्सेप्ट लिस्ट डाउन कर दूं, तो उसके बाद मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 2 चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं, तो आपने इनको ज़रा ईजी नहीं लेना, ठीक होगी बात। बाकी ठीक है जी, आप लोग अब शुरुआत करें, कल से प्रॉपर तरीके से शुरुआत करें, और इस 1 महीने में ऐसे पढ़ें कि ये सोचें कि अगर इस महीने सो गए ना तो अगले 6 महीने दोबारा जागना पड़ेगा। बात समझे आप? तो इस 1 महीने में जाग के पढ़ लें, कुछ नहीं होता। ये महीना सो जाएंगे तो गुजर जाएगा, पढ़ लेंगे तो गुजर जाएगा, जो मर्जी कर लेंगे, इस 1 महीने ने गुजर ही जाना है। तो बेहतर ये है कि महीना चले थोड़ा सा सख्त गुजरता है, गुजार लें, लेकिन मार्च कम से कम आपका पेपर के बाद पुरसकून होना चाहिए, ताकि अप्रैल में रिजल्ट आए तो पुरसकून आप आगे ही गए हो।
ठीक होगी बात। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना हो तो आपके पास नंबर तो वैसे होगा ही, जिनके पास नहीं है वो नोट कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, नो फॉरवर्ड मैसेजेस, कोई फजूल हरकत नहीं करनी, ओके। और आपने इस पे सिर्फ सवाल पूछने हैं। सवाल का तरीका आपका ये होगा कि जिस सवाल में या जिस एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने उस सवाल की पिक्चर, सोल्यूशन की पिक्चर और अपना वॉइस नोट वो मुझे भेज देना, ठीक है। मैं एक आध दिन में रिप्लाई कर देता हूँ, अगर एक आध दिन में ना किया तो नेक्स्ट डे में मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। तो तब तक ज़रा सब्र। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग व्हाट्सएप मेरा ओपन करके ना देखते रहते हैं कब सर ऑनलाइन हो। जैसे सर एक दफ़ा ऑनलाइन हो गया ना, सर ऑनलाइन से जवाब दें, सर जवाब दें, तो थोड़ा सा ज़रा वेट कर लिया करें। वो मैंने अपने हिसाब से, मुझे पता लग जाता है मैसेज आ गया किसी बच्चे का, मैंने जान के उसको अनरीड रखा होता है ताकि अगर मैं रीड कर लूँगा ना मुझे भूल जाएगा। तो अनरीड जब तक पड़ा रहता है ना, वो मुझे पता लगा रहता है कि हाँ भाई ये मैसेज आया हुआ है, इसको मैंने रात को जवाब देना है। तो देखें, सीधी सी बात है, बच्चे मेरे 2 छोटे हैं, वो रात को जब सोएंगे तो मेरे बाद उसके बाद ही मेरे लिए आसानी होगी, वरना वो जब मैं जवाब दूंगा ना तो उनकी आवाज़ें ज़्यादा आ रही होंगी, मेरी कम आ रही होगी, तो समझ आपको कुछ नहीं आनी। तो इसलिए मैं रात को 1-1:30 बजे, 12:30 इस टाइम ही जवाब देता हूँ, तो आपको जवाब मिल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा ज़रा सब्र का मुजाहरा, तहम्मुल का मुजाहरा कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं सब्र हो रहा तो फिर थोड़ी सी मुझे माजरत दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा इस मामले में, ठीक होगी बात। तो बस ये बातें थी जनाब। हाँ हाँ, इधर ही आकर रिकॉर्ड कराऊंगा मैं। सेट आप आ जाना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने घरों को जाना, चले जाएं और आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। टाइम मैं इनसे कम अभी देख लूंगा क्या है जी। नहीं, कॉस्ट की नहीं होगी, सिर्फ FR1 की होगी। किसका? हाँ, वो रिकॉर्डिंग तो करानी है, वो मैं इंशाल्लाह कोई सुबह 9-10 बजे के करीब ना वो क्लास में रिकॉर्ड कराऊंगा। 9-9:30 के करीब होगी वो क्लास रिकॉर्ड, 1.5-2 घंटे पे वो चली जाएगी क्लास, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादा हैं। ठीक होगी बात। चले जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी, फुल मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।